नमस्कार, दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिखा है हिमांशु साहब ने। जीएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ये संपादकीय हमने क्यों लिया? बजट 2022-23 पे फोकस करता है। बजट 2022-23 पर हमारे ही चैनल पर आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। बजट 2022-23 का विश्लेषण डी कुमार सर ने किया हुआ है। तो बजट में क्या क्या है, इसका उससे बेहतर विश्लेषण मिलना मुश्किल है। लेकिन ये संपादकीय हमने इसलिए लिया कि उस बजट में क्या क्या नहीं है, एक सजग नागरिक के तौर पर और एक एस्पिरेंट के तौर पर हमें ये मालूम होना चाहिए। क्रिटिकल आउटलुक रखना, आलोचनात्मक रवैया रखना उन चीजों को लेकर भी जो चीजें हमें भाती हैं या जो नीतियां हमें भाती हैं उनको लेकर भी ये सजग नागरिकता की पहचान है। तो इसी के मद्देनजर ये संपादकीय हमने लिया है। ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। ब्रॉड आउटलुक क्या है? जब बजट 2022-23 आया तो कहा गया कि अगले 25 सालों के अमृतकाल का ये बजट है। यानी इस बजट में ऐसी नीतियां हैं जो आने वाले 25 साल के वैभव को सुनिश्चित करेंगी। ये संपादकीय सवाल उठाता है, कई सवाल उठाता है अलग अलग। हम उन सवालों की चर्चा करेंगे कि महंगाई पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, लोगों की आमदनी पर इस बजट का क्या असर पड़ने वाला है, या बजट में आमदनी को लेकर क्या बातें हैं। और फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि ये अमृतकाल की शुरुआत है या राहु काल की। आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इन बिंदुओं को हमें जानना होगा। तो शुरुआत होती है कि हमारे अर्थव्यवस्था की क्या क्या खामियां रही हैं हाल के समय में, क्या क्या कमजोरियां हमने देखी। संपादकीय का क्या मानना है कि किन किन नीतियों की वजह से वो कमजोरियां या तो आई या फिर और मजबूत हुई। आगे हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि बजट में उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है या नहीं रखा गया है। फिर बजट से और क्या चुनौतियां आ सकती हैं, संपादकीय उसकी बात करता है। और एंड में संपादकीय पूछता है कि इस बजट का फायदा असल में किसको होने वाला है या हम किस दिशा में जा रहे हैं। और फिर अंतिम में वही प्रश्न कि अमृतकाल है या राहुकाल की शुरुआत, ये पाठकों के लिए छोड़ दिया जाता है। बिंदुवार चर्चा बहरहाल शुरू करते हैं। संपादकीय कहता है कि देखिए, 2 डॉक्यूमेंट आए हाल ही में बजट के समय। कौन से डॉक्यूमेंट आए? एक तो भाई जो नेशनल अकाउंट्स थे उनका डिटेल आ गया। नेशनल अकाउंट्स में हमें मालूम चला कि पिछले समय में हमने कितना खर्चा किन किन चीजों पे किया, हमारी ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों में क्या रही है। बेसिकली इस तरह के आंकड़े आए। हमें ये ध्यान नहीं रखना कि वो आंकड़े कहाँ से आए, लेकिन सरकारी रिपोर्ट आई। सरकारी रिपोर्ट में आंकड़े आए कि हमारी जो ग्रोथ रेट 2016-17 में, ग्रोथ रेट जब भी हम बोलते हैं अमूमन उसका मतलब होता है सकल घरेलू आय की ग्रोथ रेट। भारतीय जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.3% से गिरकर 16-17 में जो थी, 2019-20 में 19-20 यानी कि कोरोना पेंडेमिक आने से पहले 2019-20 तक गिर के 8.3% से 3.7% पहुंच गई। संपादकीय कहता है कि एक तो ये गिरावट थी। दूसरी समस्या जो आई, यानी कि जो गिरावट आई, कहा गया कि उसके लिए जो जिम्मेदार बात है, 2 चीजें होती हैं, डिमांड और सप्लाई, यानी कि मांग और आपूर्ति। कहा गया कि असल समस्या जो है वो मांग में नहीं है, क्योंकि मांग की समस्या तो इस बात की ओर इशारा करती है कि लोगों की आय कम हुई है इसलिए मांग कम हुई है, या महंगाई बढ़ी है इसलिए मांग कम हुई है। कहा गया कि नहीं, सप्लाई की समस्या है। क्यों? क्योंकि कई सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं आपूर्ति में पिछले कुछ समय में। इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा दावा किया है, ऐसा संपादकीय कहता है कि आपूर्ति में कई जगह पर व्यवधान आए हैं। जीएसटी में बदलाव हुए, बार बार बदलावों के चलते कुछ व्यवधान आए। इसके अलावा कोरोना पेंडेमिक आ गया, तो पेंडेमिक के चलते सप्लाई चेन जो थी उसमें जगह जगह पे रुकावटें आ गई, क्योंकि माल का आना जाना अवरोध जो है रुक गया, तो वो कंस्ट्रेंट्स आए। तो संपादकीय कहता है कि बड़ी आसानी से सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जिस ग्रेट इंडियन स्लोडाउन से हम गुजर रहे हैं, ग्रेट इंडियन स्लोडाउन क्यों कहा जा रहा है, यानी कि बहुत बरसों बाद ऐसा देखा जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है। आज बजट फिर से दावा कर रहा है कि 8-9% के पास ये प्रतिशत रहेगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये प्रतिशत बहुत नीचे जा चुका है, तो यहां से हल्की सी भी उठान बहुत ज्यादा दिख रही है। संपादकीय कह रहा है कि हमें याद रखना होगा कि कोरोना आने से पहले ही 2019 तक ही हमारी ग्रोथ रेट बहुत गिर चुकी थी
और सरकार इसको अभी ठीक पहचान नहीं रही है। हमारे काम की बात इसमें क्या रही, हमें ध्यान रखना है कि सरकार अगर कह रही है कि सप्लाई और डिमांड कंस्ट्रेंट्स में से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ही ज्यादा हैं, तो हमें मानना होगा कि कुछ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन संपादकीय से हमने क्या सीखा, क्रिटिकल आउटलुक हमने क्या सीखा कि डिमांड कंस्ट्रेंट्स भी हैं, जिनको भले ही सरकार ना माने। हम जानते हैं कि लोगों की आय कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, तो इससे हमने ये जाना, हमें एडिशनल बात ये पता चली। आगे बढ़ते हैं। फिर संपादकीय कहता है कि क्योंकि हमारी देश की विकास दर में गिरावट आई, इसलिए देश के नागरिकों का एक बड़ा तबका बड़ी समस्या में फंसता नजर आया, आर्थिक समस्या में फंसता नजर आया। और खास तौर पर हमारी 2/3 आबादी से ज्यादा आबादी आज भी रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। उनकी इनकम में, उनकी आय में पिछले 5 सालों में गिरावट देखी गई है। जो सारे वर्कर्स हैं भारत में, जो कामगार हैं, उनमें से वेज वर्कर्स जो हैं, जो कि भारत के कुल कामगारों के 1/4 वर्कर हैं, उनकी आमदनी में भी कमी देखी गई। तो 1/4 हो गए वेज वर्कर, मजदूरी पे काम करने वाले वर्कर। इसके अलावा 2/5 जो बचे हुए वर्कर्स हैं, वो किसमें लगे हुए हैं, खेती में, और उनकी इनकम में भी लगातार गिरावट आई है। एक सर्वे का नाम दिया हुआ है सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ फार्मर्स 2019 रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि भारत के कुल वर्कर्स में से 2/5 वर्कर्स खेती में लगे हुए हैं और उनकी आय में भी गिरावट आई है पिछले कुछ सालों में, ऐसा ये सरकार का सर्वे कहता है। ये सरकार का सर्वे जब ये कहता है तो संपादकीय को भी याद आता है, हमें भी याद आता है 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात थी। कई समस्याएं आई हैं, कई समस्याएं आई हैं, शायद इस वजह से दुगनी नहीं हो पाई होगी या किसी भी कारण की वजह से। लेकिन संपादकीय कहता है कि इन सब समस्याओं के अलावा यह भी साफ हुआ है हाल के समय में कि रोजगार के स्तर पर भी देश में रोजगारों की संख्या लगातार घटी है। जो लाखों लोग हैं जो लेबर फोर्स में, लगातार भारत की जनसांख्यिकी ऐसी है कि हर साल लेबर फोर्स में नए लोग जुड़ जाते हैं जिनको काम की तलाश है, वो रोजगार के मुहैये अवसर कराने में सरकार अक्षम साबित हुई है, ऐसा संपादकीय कहता है। और इस सब के बाद संपादकीय कहता है कि ये सब समस्याएं तो हैं ही, इन सब समस्याओं को कोरोना महामारी ने, पैंडेमिक ने और विकराल बनाया है। तो ये बात कहने के बाद संपादकीय अब स्पष्ट समस्याओं पर आगे बढ़ता है। क्या समस्या है? वो कहते हैं कि देखिए, बजट से हमें उम्मीद थी कि सरकार इन समस्याओं को दूर करेगी, और दूर करने का पहला कदम क्या होता है? सरकार इन समस्याओं को पहचानेगी। संपादकीय कहता है वो पहचानने में हमें नाकामी दिखती है। क्यों? क्योंकि ना तो सरकार ने अपने नागरिकों को कुछ नया ऑफर किया जो उनको उस समस्याओं से निजात दिलाए। कौन सी समस्या आप फिर से पूछ सकते हैं? जो उनकी तनख्वाहों में, आय में कमी आई है, जो लगातार महंगाई बढ़ी है, जो रोजगारों में कमी आई है, इन सब समस्याओं के लिए कुछ नई चीजें नहीं आई, ऐसा संपादकीय कहता है। और साथ ही जो थोड़ा बहुत पैंडेमिक के समय शुरू हुआ था, उसको भी आम नागरिकों से वापस ले लिया है। क्या ये बात के समर्थन में कुछ तथ्य भी देंगे? देखते हैं। वो कहते हैं कि तथ्य हैं, वो कहते हैं कि उदाहरण लीजिए मनरेगा का, और उदाहरण लीजिए फूड सिक्योरिटी एक्ट का, और तीसरा उदाहरण लीजिए जो महिलाओं के जनधन अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात थी। क्या क्या हुआ है? मनरेगा के लिए जो बजट था, पिछले साल का बजट था, उससे बहुत कम बजट रखा गया है इस साल का। यानी जो 2020-21 में एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1,11 करोड़ का था, 1,11 करोड़ का, लाख करोड़ है ये, 1,11 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, इस बार बजट में उसके लिए 73,000 करोड़ ही रखे गए हैं। ध्यान रखिए, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, तो ये 73,000 करोड़ और भी कम है वैल्यू में, क्योंकि महंगाई अगर 6-7% की दर से बढ़ रही है, तो अगर 1,11 करोड़ भी रखा गया होता तो उसकी एक्चुअल कीमत 1,11 करोड़ नहीं होती। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। इस महंगाई के बावजूद मनरेगा का बजट कम हुआ, एक बात। संपादकीय कहता है दूसरी बात, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, भारत का खाद्य सुरक्षा कानून है,
कागज पर, संपादकीय कहता है, कागज पर तो सरकार का वादा है कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा कानून का यही वादा है। कुछ और वादे भी हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह, लेकिन मेन वादा यही है। लेकिन उसके लिए बजट भी तो चाहिए। अब इसके लिए जो 2021-22 छोड़िए, 2021-22 में तो जो बजट था सो था, 2020 में भी जो बजट था, इन दोनों ही सालों से कम बजट रखा गया है 2022-23 का। क्या देश में खाद्यान्न की जरूरत कम होने वाली है? संपादकीय पूछता तो नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि भूखमरी सूचकांक में और तमाम ऐसे सूचकांकों में जहां भूख को यक्ष प्रश्न माना जाता है, भारत की हालत खराब हुई है। तो ऐसे में ये बजट के एस्टिमेट्स लेकिन कम है। तो हमने जाना कि मनरेगा का बजट कम हुआ, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बजट कम हुआ, और एक और स्कीम जो शुरू की गई थी कि महिलाओं के जनधन अकाउंट में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कुछ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाएगा, वो कैश ट्रांसफर पिछले साल ही बंद कर दिया गया था। बजट में उसके लिए फिर से कोई प्रावधान नहीं है। तो इन आधारों पर संपादकीय कह रहा है कि सरकार ने लोगों की जो समस्याएं थी, जो क्यों आई थी समस्याएं, आर्थिक दर जो है भारत के बढ़ने की वो कम हुई थी, 2016 से ही कम होनी शुरू हो गई थी, 2019 तक कम हो गई थी। उसके बाद कोरोना महामारी भी आ गई तो लोगों की आय कम हुई, महंगाई बढ़ी और लोगों की नौकरियां कम हुई, नौकरियों के अवसर कम हुए, जो नौकरियां थी वो गई या अवसर कम हुए। तो ये तमाम तरह की समस्याओं से जूझने के लिए सरकार की ओर से कदम बढ़ते हुए नहीं दिखते। इसके हमने 3 उदाहरण देखे। उसके बाद आगे भी संपादकीय कहता है कि ये जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम थी, सामाजिक सुरक्षा स्कीम मानी जाती है, ये सब आपका खाना, आप शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, ये सब सामाजिक सुरक्षा की बातें हैं, जिनमें आमतौर पर मार्केट पर केंद्रित नहीं होता है, सरकार का दायित्व माना जाता है। तो कहते हैं संपादकीय कि इन सब पे तो गुलेटिन चल गए। गुलेटिन हम जानते हैं, फ्रांस का इतिहास जिन्होंने भी पढ़ा होगा, गुलेटिन में लगाया जाता था, राजा और रानी को भी लगाया गया, वहां तो गुलेटिन पे उनका सर कलम किया जाता था। अर्थ संपादकीय कह रहा है कि इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सरकलम कर दिया गया है, गिलेटिन में डाल दिया गया है, और ऐसे में जो गरीब हैं उनके लिए अपनी न्यूनतम जरूरतें पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, हमने बात की, महंगाई की जो दर है, महंगाई की दर उनकी चली आ रही इनकम की वैल्यू घटा देती है। अगर कोई 2016 में 100 रुपए कमाता था और 2022 में भी 100 रुपए कमाता है, तो आज उस 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए नहीं है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। हाल के आंकड़े 6 से 7% इन्फ्लेशन दर की ओर इशारा करते हैं। इन्फ्लेशन का दर बेसिकली आपके पैसे की कीमत को घटा देता है, क्योंकि जो चीजें 100 रुपए में मिल रही थी, अगर महंगाई 6% है तो वो चीजें 106 रुपए में मिल रही हैं। फिर अगले साल अगर 6% रही तो कीमतें थोड़ी और बढ़ जाएंगी। तो लेकिन आपके पास तो 100 ही रुपए हैं, तो इसलिए आपके पैसों की कीमत घट जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। संपादकीय कहता है गरीबों की आय ना तो बढ़ पाई, बल्कि इन्फ्लेशन ने, यानी महंगाई की दर ने, मुद्रास्फीति ने, उसमें और उनकी आय की कीमत को घटा दिया। और अब बजट ने भी उन लोगों की आय को कम करने का काम किया है। बजट ने ये काम कैसे किया है, इसका एक ही उदाहरण ये संपादकीय देता है, और उदाहरण हो सकते थे कि नहीं, हमें नहीं मालूम। बजट क्या बात कहता है? कहता है बेस्ट उदाहरण है इसका कृषि की। कृषि को लेकर तमाम प्रोटेस्ट मूवमेंट चला पिछले लंबे समय तक। सरकार ने उसके बाद अपने कुछ कानूनों को वापस लिया, लेकिन सरकार का एक वादा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर देंगे। संपादकीय कहता है कि वही किसान जिनकी आय को दुगना करने की बात थी, जिनके कई कानून वापस लिए गए, उनको दी जाने वाली कृषि सब्सिडी, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, हम जानते हैं कि सरकार 2 तरह की सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर पर, उर्वरकों पर। कैसे देती है? एक तो यूरिया के मामले में वो सीधे प्रोड्यूसर्स को दे देती है, जो यूरिया बनाने वाली कंपनियां हैं उनको सब्सिडी दी जाती है, और वो कम दाम पर किसानों को बेचती हैं। इसके अलावा जो दूसरे फर्टिलाइजर हैं उसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है, न्यूट्रिएंट के पर टन के हिसाब से सरकार सब्सिडी देती है खरीदने वालों को। तो बहरहाल हम सब्सिडी तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी किसानों के लिए सब्सिडी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि उनकी आय बहुत कम है, और अगर ये सब्सिडी ना मिले तो किसानी और महंगा उद्यम हो जाएगा। जबकि
संपादकीय कहता है कि लगातार ये देखने में आया कि खेती करना महंगा हो रहा है, लेकिन खेती का जो उपज है यानी जो फसलें हैं उनकी कीमत उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। तो ऐसे में उम्मीद थी कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट ठीक ठाक रहेगा, लेकिन सरकार ने बजट सब्सिडी को पिछले साल के 1,40,000 करोड़ के मुकाबले इस साल 1,05,000 करोड़ कर दिया है। बजट सब्सिडी लगातार कम हो रही है। संपादकीय कहता है ये तब है जब दुनिया भर में फर्टिलाइजर के दाम बहुत तेजी से भागे हैं। दुनिया शायद अफोर्ड कर सकती होगी क्योंकि वहाँ के किसान भारत के किसान जितने बदहाल नहीं हैं। भारत में जबकि किसान बदहाल हैं और फर्टिलाइजर महंगे हो रहे हैं, ऐसे में फर्टिलाइजर सब्सिडी का कम किया जाना किसानों की आय को कम करेगा। तो हमने अब ये चौथी बात जान ली, चौथी सामाजिक सुरक्षा नीति में जो एक प्रकार से बदलाव हुआ, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जनधन अकाउंट में ट्रांसफर और अब फर्टिलाइजर सब्सिडी में कमी। उसके बाद संपादकीय कहता है कि देखिए ये सारी बातें एक तरफ, ये सारी बातें इसलिए ठीक है क्योंकि बजट में इजाफा जो हुआ है मात्र 1.7 लाख करोड़ का हुआ है। उस इकोनॉमी में, उस अर्थव्यवस्था में जहां महंगाई दर 6-7% छू रही हो, वहां बेसिकली ये रियल टर्म्स में तो बजट एक तरीके से बढ़ा ही नहीं है। बजट का साइज उतना ही है जितना पहले था लगभग, जबकि जरूरत क्या थी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को, जो सरकारी खर्चा होता है, जो सरकार व्यय करती है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से, या फिर एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, पुल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, उस खर्चे में तो इजाफा होना था। संपादकीय कह रहा है कि इजाफा नहीं हुआ। लेकिन हमने तो अगर बजट की चर्चा सुनी है तो जाना है कि इस बार सरकार ने जो पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे एसेट क्रिएट होता है, स्कूल, सड़कें इत्यादि, उसमें इजाफा किया है। कहा जा रहा है बहुत इजाफा किया है। देखते हैं संपादकीय आगे क्या कहता है। संपादकीय कहता है कि सरकार कह रही है कि हमने 25% पूंजीगत व्यय बढ़ाया है। संपादकीय कहता है ये काफी नहीं है। 25% बढ़ाया है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे समाज में, ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां पे सब आबादी का एक बड़ा तबका गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है और आपदा ने, कोरोना की आपदा ने उसकी कमर तोड़ दी है, वहां पर बहुत जरूरी था कि सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाए। जब उसका ध्यान रखा जाता है तो फिर समाज वापस प्रॉस्पर होने की तरफ बढ़ता है। केवल एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी है, लेकिन साथ में सोशल सेक्टर, जो सामाजिक सुरक्षा का दायरा था, उस पर भी बढ़ाने पर ध्यान देना था। सामाजिक सुरक्षा का दायरा हमसे मिस हुआ है। तो अगर आपको कभी सोचना हो, बजट को क्रिटिकली इवेल्युएट करना हो, तो जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे कदम हैं, उनकी चर्चा आप एक तरफ कर सकते हैं। जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि सामाजिक सुरक्षा पे इस बजट में इतना ध्यान नहीं दिया गया। आखिरी बात जो देर तक गूंजती रह जाती है वो ये है कि इस बजट में कई सारी चीजें बंद कर दी गई, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, व्यावसायिक सेक्टर के लिए जो कई चीजें शुरू की गई थी, कोरोना महामारी ने, कॉरपोरेट सेक्टर ने भी बड़ी बदहालियां झेली, क्योंकि उनका सारा जो इन्वेस्टमेंट था वो धरा का धरा रह गया, क्योंकि उत्पादन बंद हो गया, मांग में कमी आ गई। सरकार ने उनका ध्यान रखा, सरकार ने कई तरह की छूटें दी। कहा गया जो कॉर्पोरेट रेट्स हैं, उनको, टैक्स रेट उनको कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा कहा गया कि आप नया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाएंगे तो हम स्टार्टिंग में आपसे मात्र 15% ही टैक्स लेंगे। संपादकीय कहता है कि उन सब चीजों को चालू रखा गया है, तैयार रखा गया है, कई चीजों के फलक में और विस्तार किया गया है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को सरकार अभी भी सहूलियतें दे रही है, यानी कि अंत में भी संपादकीय ये कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा को बस सरकार ने दरकिनार किया है, बाकी सब चीजों पर उसका पूरा ध्यान है। तो इस सब के आधार पर संपादकीय कहता है कि अगर इस बजट को आधार बना के कहा जा रहा था कि इसी प्रकार के बजट अगले 25 साल आते रहेंगे और ये हमारी अर्थव्यवस्था का अमृतकाल होगा, तो अपनी बातें गिनाकर ये संपादकीय पूछता है कि अगर आने वाले बजट ऐसे ही होने वाले हैं तो ये अर्थव्यवस्था का अमृतकाल नहीं, अर्थव्यवस्था का राहुकाल होगा। तो ये था आज का संपादकीय। हमें उम्मीद है आपको कुछ क्रिटिकल इनपुट्स मिले होंगे, कुछ बिंदु मिले होंगे जिनके आंकड़े आप अपने पास रख सकते हैं, बिंदुवार रख सकते हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा, फर्टिलाइजर सब्सिडी, जनधन अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस तरह की चीज़ों को आप याद रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आंसर में लिख सकते हैं। मिलते हैं कल नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।